भाई इंडिया में किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। तो अगर इंग्लिश मीडियम का कैंडिडेट कोई आंसर लिख रहा है और उसका एग्जामिनर देख रहा है तो वो उससे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हिंदी माध्यम का छात्र अच्छे आंसर्स लिख रहा है तो जो एग्जामिनर होगा उसकी भी मातृभाषा हिंदी है। वो चाहता है कि वो नंबर दे, वो चाहता है कि हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं रैंक लेके आए। इस सवाल को पूछते रहते हैं कि सर ऐसा कुछ बायसनेस होती है क्या कि हिंदी माध्यम के बच्चों को मार्क्स नहीं मिलता या समथिंग ऐसा। उन्होंने कहा कि भाई हम जब भी कॉपी चेक करवाते हैं या किसी को भी, वो जो कॉपी चेक करता है वो भी एक वेल लर्नड पर्सन रहता है, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का हो। उनको मार्क्स देना है, वो मार्क्स देने के लिए ही बैठे हैं। आपने सुना होगा, बहुत समय पे ये सुना होगा कि हम जब छोटे हुआ करते थे हमें कहा जाता था कि बेटा पीपल के पेड़ के पास मत जाना, भूत है। साइंटिफिक रीजन है कि भाई रात में मना किया जाता था। साइंटिफिक रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलता है। आपने बोला कि कोचिंग क्लेम करती हैं कि मेरे यहाँ से 500-600, आपकी भी अपनी कोचिंग है, तो आपके यहाँ से अगर बच्चा हेल्प लिया होगा तो क्या आप क्लेम नहीं करेंगे? नहीं, हम बच्चे से पूछेंगे कि जो हेल्प उसको हमसे मिली है। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है। आज मेरे साथ हैं एक कोचिंग के दो फाउंडर, एग्जाम मिनिस्ट्री के आकाश दुबे सर और अली सर। डिटेल बात करेंगे इनसे हिंदी माध्यम के रिजल्ट के ऊपर, कोचिंग में जो बच्चे ट्रैप होते हैं उनके ऊपर, कंटेंट गैप कहाँ पे हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, या यूपीएससी में भेदभाव हो रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट भरे पड़े हैं। तो इन सारे टॉपिक पे डिटेल्ड बात करेंगे, क्योंकि 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, इस आधार पे हम डिटेल बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले चैनल पे स्वागत है आप लोग का। सर, अपने बारे में एक बेसिक जानकारी। सर, मेरा नाम अतियब अली जैदी है। एग्ज़ाम मिनिस्ट्री के को-फाउंडर हैं हम, और पिछले 10-11 साल से ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की रैंक आई है, हज़ारों से ऊपर बच्चे पढ़ा चुके हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश दुबे। मैं यूपीएससी इंस्टीट्यूट में 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। काफ़ी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में काम कर चुका हूँ। सारे इंस्टीट्यूशन में काम करके जो चीज़ें मुझे समझ में आई कि बाकी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच कम कर चुके हैं, रेवेन्यू सेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसको देखते हुए कुछ परेशानी मुझे भी होती थी। तो उसके वजह से मैंने एग्जाम मिनिस्ट्री ओपन किया। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर इन एग्जाम मिनिस्ट्री। कई बच्चे देख के आते हैं कि यार यूपीएससी तैयारी करना है, बट यूपीएससी के बारे में पता नहीं रहता। उनकी हम बहुत ही अच्छे से करियर काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने में और कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाते हैं, वो समझाने के बाद हम उन्हें 2 हफ्ते की फ्री क्लासेस देते हैं। ओके। जिसमें वो क्लास को देखें, समझे, कंफर्टेबल हो। अगर उन्हें क्लास समझ में आती है, उन्हें लगता है कि उन्हें वो मदद मिल रही है, 2 हफ्ते बोला आपने? 2 हफ्ते तक की फ्री क्लासेस देते हैं उन्हें। क्योंकि 2 हफ्ता मुझे लगता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ क्लास में तो कुछ समझ में आता नहीं बच्चों को। कुछ नहीं समझ में आ सारी सकता। कोचिंग 1-2 बिल्कुल, डेफिनेटली 2-3 क्लास में कभी भी बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि मैं इस इंस्टीट्यूट में कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। तो इसलिए 2 हफ्ते की फ्री क्लासेस हैं उनके लिए। हम स्टूडेंट्स को उन 2 हफ्ते की क्लासेस के बाद उनसे फीडबैक लेते हैं। अगर कहीं किसी चीज़ में उन बच्चा बताता है कि सर ये भी चीज़ें हो सकती है, तो हम उस पे वर्क करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टूडेंट सेंट्रिक। और हमारा पूरा मकसद है कि हम इस संस्थान को जितना ज़्यादा बच्चों के लिए बना सके, बच्चों की हेल्प करने के लिए, उनके एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो हमारी कोशिश। इसी के साथ हम बच्चों को एक पर्सनल मेंटर इशू करते हैं। पर्सनल मेंटर का काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, वो काम तो टीचर कर रहा है। लेकिन पर्सनल मेंटर उसके एक कैंडिडेट की जर्नी का साथी है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी होती है। मन में कई बार वहम भी आता है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये बहुत कभी कभी परेशान होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं। उस स्टेट से निकालने का काम मेंटर करता है। और इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे हेड मेंटर हैं, वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जो यूपीएससी के एग्जामिनर भी रह चुके हैं, बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं, राकेश वर्मा सर। तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वही हमारे मेंटर्स को भी गाइड करते हैं और बच्चों को भी गाइड करते हैं। काफ़ी बच्चे घर से इसलिए निकलते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ये अपने घर परिवार खानदान में बताना नहीं चाहते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि द मोमेंट दे डिक्लेयर कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं, पूरा माहौल बन जाता है आसपास, कह रहे साहब तुम तो कलेक्टर बन ही गए हो, ठीक है। और उससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता 1 बार या 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लोगों को ज़माने को ये समझ में नहीं आता है कि साहब ये 10th और 12th का एग्ज़ाम नहीं है, ये कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो फेल्योर नहीं है, ठीक है, उसको फेल्योर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अगर घर में वो कंड्यूसिव कंडीशन नहीं है कि आप मेंटली फ्री होकर तैयारी कर सकते हैं, तब तो साहब आप बाहर जाइए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में आप शेल्टर्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो सारा स्टडी मटेरियल, बुक्स
नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ घर में अवेलेबल है। तो आप रिमोटेस्ट एरिया से रह के भी रैंक 1 ला सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएँ, सिर्फ ये सोच के कि यार वहाँ पे कोचिंग अच्छी है, गाइडेंस अच्छी है। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से के मन में ये चलता है कि हमें अपडेटेड नोट्स वहाँ मिल जाएँगे, ईज़ी टू एक्सेस होंगी चीज़ें, रियल कॉम्पिटिशन हमें पता चलेगा अगर हम अपने जैसे और लोगों के साथ में रहेंगे तो। क्या सर इस बात को नकार सकते हैं इसमें कि यहाँ जैसे दिल्ली में अलग-अलग जगह से लोग आते हैं, वहाँ जब अपने दोस्तों से आप बात करते हो, ऐसे कई एरिया से आए हुए लोगों से बात करते हो, तो उनके माइंडसेट को पढ़ते हो आप। वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, वो तरीका सीखते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है कि आप घर में रह के, एक कमरे में रह के आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, पर्सनैलिटी अपनी नहीं, डेवलप। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली में आने के बाद किसी की पर्सनैलिटी ऐसे सुधर रही है, ठीक है। एक बहुत बड़ी आप भीड़ रहे है। हैं? अब मैं पढ़ाने के लिए तो रहा ही हूँ, पढ़ा तो मैं 10-12 साल से रहा हूँ, तो दिल्ली में आना होता है मेरा। तो आप ये समझिए 4 से 5 महीने मैं हूँ दिल्ली का ही। लेकिन ओआरएन वाले रीजन में मैं एज़ अ स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उसमें यहाँ डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, फ़ोकस्ड कम लोग रहते हैं। तो फ़ोकस्ड रहना ज़रूरी है, वो आप कहीं पे भी होके रह सकते हैं, ठीक। और अगर आप परसेंटेज देखें कितने परसेंट बच्चों का दिल्ली में रह के सिलेक्शन हो रहा है। कर्नाटक अपना क्लेम कर रहा है, राजस्थान अपना क्लेम कर रहा है, यूपी अपना क्लेम कर रहा है, दिल्ली साहब अपना क्लेम करता है कि इतने हो गए। आप इंस्टीट्यूट्स को देखिए, 600 सिलेक्शन हमारे यहाँ से, 700 वहाँ से, 800 वहाँ से। बस अब ये बचा रह गया है कि अगले साल के सिलेक्शंस भी जो है क्लेम ना करें कि अगले साल भी 600 हमारे यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मार्केटिंग गिमिक है, बच्चे इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, जो कि थोड़ी गलत बात है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका स्कूल्स में होता है, आपका कॉलेजेस में होता है। और अगर आप अवेयर हैं तो आपका एक छोटा सा फोकस्ड ग्रुप होना चाहिए। वो दिल्ली में भी हो सकता है, जयपुर में भी हो सकता है, इलाहाबाद में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर आपका ग्रुप ऐसा है जो आपको पुश कर रहा है रैंक लाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो यू कैन हैव दैट ग्रुप एनीवेयर यू वांट, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि साहब मैं 4 लोगों से मिलूंगा, मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, तो 4 लोग आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मिस गाइडेंस मार्केट में ज़्यादा है, गाइडेंस कम है, ठीक राइट। है, आपने बोला कि कोचिंग क्लेम करती हैं कि मेरे यहाँ से 500-600, आपकी भी अपनी कोचिंग है, तो आपके यहाँ से अगर बच्चा हेल्प लिया होगा, तो क्या आप क्लेम नहीं करेंगे? नहीं, हम बच्चे से पूछेंगे कि जो हेल्प उसको हमसे मिली है वो एक्चुअली हेल्पफुल थी कि नहीं थी। साहब एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में जा रहा है, वहाँ से उसने सो कॉल्ड फाउंडेशन कोर्स किया। फाउंडेशन कोर्स करने के बाद उसका 3 साल 4 साल तक अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो रहा है और फिर बच्चा दर-दर भटक रहा है कि यहाँ की टेस्ट सीरीज़, वहाँ की मेंटरशिप, फलानी कोई और चीज़। 5 या 6 साल के बाद अगर उसकी रैंक आती है, तो अगर 6 साल पहले उसने कहीं से कोचिंग करी थी, तो अगर बच्चे को लगता है कि वो चीज़ आज भी मेरी प्रिपरेशन में रेलेवेंट है, मेरी तरफ से गलती हुई और बच्चा अपना क्रेडिट उस इंस्टीट्यूट को देना चाहता है, तब तो ठीक बात है। तो बच्चा खुद मुझे कहेगा कि सर भाई जो मेरे रैंकर्स हैं, वो आज भी मेरे टच में हैं। तो कहते हैं सर आपके नोट्स पढ़े थे, आज भी वो नोट्स हमने रखे हुए हैं अपने पास। तो अगर वो इस बात का क्रेडिट हमको दे रहा है कि सर आपसे फ़ायदा मिला, आपको याद कर रहे हैं या एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आपकी वो बात याद आई या वो कहानी याद आई, तब तो अच्छी बात है। और अगर बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में आया, 3 महीने के बाद उसको लगा कि यार मैंने तो फ़ीस जो है आग लगा दी पैसे में, अब फ़ायदा नहीं है, और फिर वो 3 महीने के बाद इंस्टीट्यूट ही छोड़ के चला गया, तो उसके बाद अगर वो इंस्टीट्यूट उसे क्लेम कर रहा है या मेरे पास कोई बच्चा आया, मैं फ्री मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, फ्री मॉक टेस्ट उसने आके मेरा लिख दिया और मैंने उससे कहा कि नहीं रोल नंबर दोगे तभी तुम्हारा जो है मॉक टेस्ट लिखा जाएगा, मैंने रोल नंबर भी ले लिया। अब अगर मैं क्लेम करूँ अपने फ्री मॉक टेस्ट पे, तो आई डोंट थिंक कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग गिमिक है। ओके, सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2 चीज़ों पे मैं बात करूँगा। जैसे आप सबसे पहले आपने एक सवाल ये पूछा था कि घर में बैठे हुए उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी होगी? देखिए, जब कोई संस्था की बात करें आप, अगर वो यूपीएससी की तैयारी करा रहा है, तो सिर्फ़ यूपीएससी की तैयारी कराना संस्था का फ़र्ज़ नहीं होता है, ठीक है? आप यूपीएससी में जो विषय पढ़ने होते हैं, 6 से 12वीं क्लास के सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, बच्चा खुद भी पढ़ सकता है। आज के डेट में ऑनलाइन चीज़ें इतनी अवेलेबल है, कैसे पढ़ना है वो भी उनको पता चल जाता है कैसे पढ़ना है। संस्था का कहाँ पे रोल आता है? आपको एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करना है। जो भी संस्था रहती है, वो अगर बच्चे को ध्यान देती है कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो, तो उसके कई टेक्निक्स हैं, जो कि वो बच्चा घर पे बैठे हुए भी सीख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, तो पर्सनलाइज़्ड मेंटरशिप होती है। मेंटरशिप में वो मेंटर ऐसे मेंटर हों, जिन्होंने यूपीएससी के एटलीस्ट इंटरव्यू को दिया हो, ताकि उन्हें समझ हो एग्ज़ाम की इन एंड आउट। वो उन्हें विषयों के बारे में तो बताते ही बताते हैं, लेकिन कभी-कभी वो मेंटर एक दोस्त की तरह भी एक रोल प्ले करते हैं, जिसमें बच्चा हर कुछ शेयर कर सकता है और वो उनको अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं।
जैसे कि मैं अपने संस्था एग्जाम मिनिस्ट्री की बात करूं, हमने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए एक चीज़ कोशिश की है, मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से हमारे बच्चों को भी, कि हमारे साथ एज़ अ मेंटर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि यूपीएससी एग्जामिनर भी रहे या बोर्ड मेंबर भी रहे। उनके टाइम टू टाइम ऑनलाइन सेशंस होते हैं। उन ऑनलाइन सेशंस पे वन ऑन वन सेशंस भी होता है। उन्हें कुछ टॉपिक प्रिपेयर करने को दिया जाता है, तो उस टॉपिक पे वो बच्चे कुछ मिनट है ना बोलते हैं, बात करते हैं, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। अच्छा, एक जो चीज मैं देख रहा हूँ कि बहुत कॉमन है, जो मिसिंग है आज के डेट में बच्चों में, वो है स्किल्स। आप मुझे बता दीजिए, कोई भी यूपीएससी संस्था ये बात कर रहा है क्या कि बच्चों में स्किल्स की कमी है? कोई नहीं कर रहा है। आज के डेट में कई बच्चों, मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी करने आते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि हम अपने पीयर ग्रुप से पीछे रह जा रहे हैं, जो कि आज के डेट में नौकरी कर रहा है। किसकी कमी है? स्किल्स की। स्किल को आप कैसे स्किल मतलब एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ और? एजुकेशन से रिलेटेड स्किल्स की बात अगर हम करें कि देखिए, वो स्किल्स जो कि आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सके, है ना। मैं प्रोफेशनल स्किल्स के पे बात करूं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज होते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, बहुत ही ईजी स्किल्स होते हैं। बट उसको प्रैक्टिस करके उसको समझ के उसको कोर्सेज को लेके वो साथ यूपीएससी के साइड बाय साइड वो हो सकता है। एंड वो स्किल्स, यकीन मानिए, अगर अपने डैफ में भी बच्चा इंक्लूड करता है तो इंटरव्यू में भी हेल्प मिलती है। तो हमने जब अपनी संस्था को फॉर्मेशन की, तो हम इन सारी बातों का ध्यान हमने रखा है, और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा है, चाहे वो अपने घर पे भी बैठ के वो पढ़ रहा हो, तो उसे उसके पर्सनैलिटी में या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प मिले अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन। सर, आपकी कोचिंग में हिंदी वाले भी एस्पिरेंट है या फिर ओनली इंग्लिश पढ़ाते हैं? सर, हमारे इंस्टीट्यूट में हिंदी के सेपरेट बैचेस चलते हैं और इंग्लिश के सेपरेट बैचेस चलते हैं। रही बात फैकल्टी की, जगह इस प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास जो फैकल्टी हो वो उस स्तर की हो कि जो यूपीएससी एग्जाम को, एटलीस्ट यूपीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स को 10 से 12 साल से पढ़ा रही है। तो हमारे पास जो फैकल्टी है वो सारे के सारे फैकल्टी वही हैं जो की मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 इयर्स के एक्सपीरियंस की है। ओके, मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा कि आपके पास हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि मेरे कमेंट में भरे पड़े हैं कि भैया अब तो हमें हट जाना चाहिए, हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, रिजल्ट जब कम होता जा रहा है। उनकी मनोदशा आप समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर मुझे इंग्लिश आ रही है तो क्या मैं इंग्लिश में स्विच हो जाऊं, या मतलब इंग्लिश में पेपर दूं क्या, या फिर अपनी तैयारी छोड़ दूं, मुझे घर पे रह के अपने काम धाम करूं। पूरी तरीके से टूटे पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? गैप कहाँ आ रहा है, क्यों रिजल्ट कम हो रहा है? सर देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो दो दो चीज को मैं आंसर करूंगा इसमें। एक तो पहली चीज, जो गैप कहाँ आ रहा है, और दूसरा जो मैं इसमें सर को भी इंक्लूड करूंगा, जिसमें बात हो रही है कि इंग्लिश में स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहली जो सबसे बेसिक चीज है, जो कमी है, वो स्टार्ट होती है स्कूलिंग से। स्कूल पे खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को उस तरीके की शिक्षा नहीं मिल रही है जिस तरीके से उनके जो एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज है वो अपग्रेड हो सके, है ना। कहाँ किसने मना किया है या किसने कहा है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ना है? हर विद्यार्थी के स्कूल में बेसिक लेवल की अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चा सीरियसली नहीं लेता है उसको। और आज के डेट में जब आप देखेंगे कि कई ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के बच्चे, जब यूपीएससी का इंग्लिश का एक लैंग्वेज पेपर तो होता है, वो भी तो लिखना ही होता है उनको। तो अगर मान लीजिए आपका कोई लैंग्वेज पे कमांड कम है, तो उस लैंग्वेज पे कमांड वापस से पाया जा सकता है। इंग्लिश ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप एक सर्टेन लेवल ऑफ टाइम के बाद सीख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। पहली तो ये चीज है। जो दूसरा जो मैं बात करूंगा उनके माध्यम के ऊपर, कि भाई हम लैंग्वेज चेंज कर लें तो शायद रिजल्ट आ जाए। यूपीएससी के कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन, इन सबसे हम लोग का हमेशा डिस्कशन होता रहता है। हम हमेशा इस सवाल को पूछते रहते हैं कि सर, ऐसा कुछ बायसनेस होती है क्या कि हिंदी माध्यम के बच्चों को मार्क्स नहीं मिलता या समथिंग ऐसा। उन्होंने कहा कि भाई, हम जब भी कॉपी चेक करवाते हैं या किसी को भी, वो जो कॉपी चेक करता है वो भी एक वेल लर्नड पर्सन रहता है, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का हो। उनको मार्क्स देना है, वो मार्क्स देने के लिए ही बैठे हैं। उनको उस लेवल का आंसर अगर मिलेगा तो वो मार्क्स देंगे, नहीं मिलेगा नहीं देंगे। तो कंटेंट गैप हो रहा है। कंटेंट की जहाँ तक बात है, मसला हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ ये है कि वो इंग्लिश वालों ने तो अपना कंटेंट अपग्रेड किया,
टीचर्स भी अपग्रेड हुए, लेकिन हिंदी माध्यम का जो बच्चा है वो उस तरीके का कंटेंट उसे मार्केट में नहीं मिल पाया। जैसे बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं हो पाया, जो पहले चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 8-10 साल में वो ट्रांसलेशन भी हुआ है। अब जो अच्छे बच्चे हैं हिंदी माध्यम के, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, उनको कहीं लगा कि साहब हिंदी में रिजल्ट नहीं आ रहा तो इंग्लिश में स्विच हो गए, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया। आप भाषा माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का। आप जितनी सरलता से, जितनी आसानी से अपनी बात कह सकते हैं जिस भी भाषा में, आपका वो माध्यम होना चाहिए। अभी एक्स चेयरमैन जो हैं डीपी अग्रवाल साहब, उनसे हम लोगों की बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पार्शियलिटी होती है, और फिर जो हिंदी माध्यम की कॉपीज चेक कर रहा है जो एग्जामिनर, उसकी मातृभाषा तो हिंदी होगी। सोच के देखिए, इंग्लिश मीडियम की जो आंसर शीट्स चेक कर रहा है एग्जामिनर, क्या उनकी मातृभाषा इंग्लिश है? बिल्कुल है। भाई इंडिया में किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। तो अगर इंग्लिश मीडियम का कैंडिडेट कोई आंसर लिख रहा है और उसका एग्जामिनर देख रहा है, तो वो उससे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हिंदी माध्यम का छात्र अच्छे आंसर्स लिख रहा है, तो जो एग्जामिनर होगा उसकी भी मातृभाषा हिंदी है, वो चाहता है कि वो नंबर दे, वो चाहता है कि हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं रैंक लेके आए। लेकिन अगर आप मेंटली अपने आप को पीछे समझ लेंगे तो रैंक लाना मुश्किल हो जाएगी। गेम बहुत ज़्यादा मेंटल है, तो किसी भी अभ्यर्थी को अपना माध्यम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी माध्यम में भी अब बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए और मेहनत चाहिए। बहुत से अभ्यर्थी हमने देखे हैं कि साहब वो एक ऐसे सेक्शन से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें उनको लगता है कि साहब कोई अगर किसी के फादर की कोई पोस्ट है या कोई अमीर है तो पहले से उसकी एजुकेशन अच्छी है, साहब वो हमसे आगे है। यूपीएससी एक बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड है, नो डाउट। कॉलेज से निकलने के बाद या जब आप कॉलेज में हैं तब भी आप वही जब जागो तब सवेरा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो वो सबके लिए बराबर है। आप सही चीज़ें पढ़िए और कोशिश करिए कि निरंतर अभ्यास के थ्रू आपका जो स्टैंडर्ड है, आपके जो मार्क्स हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे आपकी टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी, आपकी सिलेक्शन की श्योरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो माध्यम यहाँ पे फर्क नहीं है, यहाँ पे तैयारी किस तरीके से हो रही है ये ज्यादा जरूरी है। ओके, आपने एक लाइन बोला कि वो देना चाहते हैं नंबर, लेकिन कंटेंट तो उनके पास उतना देखे तब तो वो नंबर देंगे। क्या इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं आप कि उसमें जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में लिखने में टाइमिंग का भी फर्क पड़ता है कि आपको मात्राएं, रेखाएं, वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। देखिए, जो स्टूडेंट बचपन से हिंदी लिख रहा है, कॉलेज में जिसने हिंदी लिखी है, तो उसकी स्पीड वैसी है। यहाँ टाइम फ्रेम भी तो है। नहीं, टाइम फ्रेम है, लेकिन जो हिंदी माध्यम का छात्र है उसको तो हिंदी में, अच्छा हिंदी माध्यम का छात्र अगर इंग्लिश में स्विच कर ले तो आपको लगता है कि वो इंग्लिश बहुत तेज लिख पाएगा? आ ही नहीं रही है ना। तो भाई वो अगर आप ये सोच के चलेंगे कि हाँ मुझे आंसर लिखने में अगर टाइम ज्यादा भी लग रहा है, तो आप 5 से 10 सेकंड ज्यादा मान लीजिए, उससे मात्रा लगाने में या लाइन खींचने में बहुत ज्यादा समय, कितना समय लगेगा? तो पॉइंट ये है कि भाई उसी हिसाब से आपको अपना आर्टिकुलेशन करना है। यहाँ पे कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइन भी लिखी होती है आंसर शीट में कि कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स। तो हम कॉलेज की आदत रहती है ना, पेज भरना है, पेज नहीं भरना है। यहाँ पे जो सवाल पूछा है उसका बहुत रेलेवेंट आंसर लिखना है। अगर रेलेवेंट आंसर लिखा जाएगा तो नंबर मिलेंगे। देखिए, क्या कह रहे थे? लाइफ में बहुत सी चीज़ें और एग्ज़ाम बहुत, दोनों के प्रिंसिपल मोस्टली सिमिलर होते हैं। आप कंटेंट गैप की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कंटेंट गैप तो है, बहुत हद तक अब तो हट चुका है जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस इम्पोज किया जाता है हिंदी माध्यम के बच्चों पे, आपने सुना होगा, बहुत समय पे ये सुना होगा कि हम जब छोटे हुआ करते थे हमें कहा जाता था कि बेटा पीपल के पेड़ के पास मत जाना, भूत है। साइंटिफिक रीजन है कि भाई रात में मना किया जाता था। साइंटिफिक रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलता है। लेकिन हम कितने लोग होंगे ये बात जब सुने होंगे उनके दिमाग में वो चीज़ याद आ गई होगी, हाँ यार बोला तो जाता था कि चुड़ैल रहती है। तो जो साइकोलॉजिकली इम्पोज किया जाता है ना कि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, हिंदी माध्यम के पास कंटेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी माध्यम के लोगों को जो ये साइकोलॉजिकली बार बार इम्पोज किया जा रहा है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। भाई अगर मान लीजिए आप बैट्समैन हैं और आपको स्क्वायर कट मारने नहीं आ रहा है, तो आप स्क्वायर कट में ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, उस शॉट्स को खेलने के लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर उस पर आपको महारत हासिल होगी। तो अगर मान लीजिए आपको आपका टाइम फ्रेम में दिक्कत आ रही है कि हम हिंदी में आंसर लिख रहे हैं और आपको टाइम फ्रेम में दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करो। जैसे कि किसी भी आप बच्चे से पूछिएगा
कि जब वो पहली बार बाइक चलाना सीखता है तो उसको डर लगता है, लेकिन अब उसी बच्चे को 1-1.5 महीने बाद देखिएगा वही धूम मचा रहा होता है, मतलब स्पीड बहुत तेज लेके जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया, उसको बैलेंसिंग करनी आ गई है, उसने उसमें चलाने में महारत हासिल कर ली। लेकिन जब भी कोई चीज शुरुआत करते हैं हम व्यक्ति, एज अ पर्सन, हम सब लोग भी जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं, जब तक उसको बार बार प्रैक्टिस करके उस पे एक तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप कर लेते हैं, उसमें प्रैक्टिस करके उस चीज को परफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तब तक हमें एक हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी रहती है। और मोस्टली स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, खासकर पढ़ाई और एग्जामिनेशन की बात करें, तो हमारे इंडिया में ये बहुत देखा गया है कि पढ़ाई को डर से जोड़ा गया है। पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा तो कौन पूछेगा। इस तरीके से कैनोटेशन के साथ ही जोड़ा गया है पढ़ाई को। तो बहुत से बच्चे अगर मान लीजिए हिंदी में आंसर लिख रहे हो, टाइम फ्रेम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो डरते हैं सबसे पहले, क्योंकि पढ़ाई हमेशा डर से रिलेट करती है कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसमें जो है बात जो आप कह रहे हैं वो सही है। ये जो सवाल उठा के भाई हिंदी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये बात। बिल्कुल, जितने बच्चे जिस प्रोपोर्शन में मेंस लिख रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हिंदी माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अब अगर हिंदी माध्यम से आंसर लिखने वाला प्रोपोर्शन ही कम हो जाएगा तो सिलेक्शन भी कम हो जाएगा। वो अगर बढ़ जाएगा तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बच्चे मेहनत करें प्री में भी, है ना। कुछ लोगों को सीसेट का थोड़ा सा फियर रहता है, भाई वो प्री क्वालिफाई करें, जितने ज़्यादा बच्चे मेंस लिखेंगे उसी रेशो में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ओके सर, अभी जो आपने बोला कि प्री में रुक रहे हैं, बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट प्री में फिल्टर हो जा रहे हैं, हिंदी माध्यम वाले भी, इंग्लिश माध्यम वाले भी। क्या आप अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कि ये कुछ पैरामीटर जो जिनसे आप 100% का आपको बूस्टअप मिलेगा कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा? क्या कुछ ऐसे पैरामीटर हैं आपने? भाई सबसे पहला पैरामीटर ये है कि जिसका सिलेक्शन होता है प्री में और जिसका नहीं होता, उसमें एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये है, एक्सेप्शनल हमेशा होता है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस ये है कि वो जिसका सिलेक्शन होता है उसने एटलीस्ट 3000 सवाल प्रैक्टिस किए हैं। उस प्रैक्टिस में इसलिए नहीं कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, आजकल के बच्चे को आप देखिए, वो प्रैक्टिस करते हो अपने मार्क्स देखते हैं कि मेरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जबकि भाई जो मॉक्स होते हैं उसको मॉक बोला ही इसलिए जाता है कि आप रियल एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी लगाओगे उसकी प्रैक्टिस करो। आप अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो आप। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको प्रैक्टिस करके अपने ऊपर, अपने अंदर वो एमसीक्यू सॉल्व करने की जो एप्टीट्यूड है वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर है। आपको मार्क्स कंपेयर नहीं करने, आपको अपनी स्ट्रेटेजी को इनबिल्ड करना है कि आपके लिए क्या सही है। आपकी नॉलेजेबल गेसिंग सही है या आपकी रैंडम गेसिंग सही है। जो सवाल आपको श्योर शॉट आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद आइटरेशन है, उसके बाद की जो आइटरेशन, उसको आपको ये देखना है कि आपकी नॉलेजेबल गेसिंग सही जा रही है कि नहीं जा रही है। ये आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे? प्रैक्टिस करके ही करोगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस डायरेक्शन में सोच रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 30-35 के बाद हाथ रुकने लगता है। बहुत क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते, और क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज जो कोचिंग के क्वेश्चंस हैं वो लगाने की आदत होती है। अब टेस्ट सीरीज में साहब किसी का स्कोर आ रहा है 130, 140, वो सोचते हैं कि यही परफॉर्मेंस जो है यूपीएससी में रेप्लिकेट कर दी जाए। यूपीएससी का एग्जाम कोचिंग के एग्जाम से बहुत डिफरेंट होता है। कोचिंग में जब टेस्ट पेपर बनाया जाता है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, उस बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं, आपको चीज़ें सिखानी होती हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। तो कोचिंग सेंटर ये करता है। यूपीएससी को तो ऐसा नहीं करना है। अब आपने कहा कि साहब बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको डिजर्विंग नहीं कहना चाहिए। अगर वो डिजर्विंग होते तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होता। अब ये मैं क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि बच्चे ने अपने मन में तो सोच लिया कि हम डिजर्विंग हैं। क्यों सोचा? क्योंकि प्रोबेबली वो मेंस की बहुत तैयारी किया होगा, मेंस की बहुत तैयारी किया होगा, या उसने पढ़ने में नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा डाले होंगे। नहीं, एक चीज सर ये भी होता है कि सर ये जो बात कह रहे हैं कि क्यों डिजर्विंग अपने आप को समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि प्री मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है और प्री तब लिखा करो जब मेंस के लिए प्रिपेयर रहा करो। ये कंसेप्ट चलता है इंस्टीट्यूशंस में। जबकि फैक्ट ये है कि पेपर अटेम्प्ट तभी दो, अपना एग्जाम का अटेम्प्ट तभी करो जब प्री के लिए तुम रेडी हो। मेंस में वो मेंस रेडी होकर इंस्टीट्यूट में मेंस के एग्जाम्स लिखते हैं, उनकी रैंक आती है, हो सकता है आंसर राइटिंग उनकी अच्छी हो, उनकी रैंक आती है, लेकिन वो रेक्टिफाई नहीं कर पाते यार कि उनकी
प्रीलिम्स की जो कैपेबिलिटी है वो वीक है, उस पे काम ही नहीं किया। उनको लगता है कि हम प्री में तो यार सवाल और जवाब सामने हमें तो आइडेंटिफाई करना है, लेकिन इस टेक्निक पे महारत हासिल करने के लिए जो प्रैक्टिस लगती है उसको वो नहीं करते हैं। पीवाईक्यू का जो थीम एनालिसिस लोग बोलते हैं कि भाई पहले तो आपको 15 साल 10 साल का थीम एनालिसिस कर भाई लो। आज के डेट में हाँ। पीवाईक्यू का तो ऐसा एनालिसिस होता है कि यूपीएससी शॉक में पड़ जाता है कि ऐसा हमें बता दो हम भी क्वेश्चन बना दें। इतने तरह के एनालिसिस, आप भी ट्राई कराते हैं? एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, हर तरीके का एंगल का एनालिसिस। हाँ, सिंपल सी बात है यार, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, वेबसाइट में मिलता है, हाँ। उसे प्रैक्टिस करो, उसके टॉपिक्स को देखो कि किस टॉपिक से पूछा गया है। 100 सवाल यानी 100 टॉपिक। अगर आपने पिछले 10 साल के भी टॉपिक्स को पढ़ लिया और उस टॉपिक्स में जो ऑप्शंस हैं उन टॉपिक्स को भी अगर आपने पढ़ लिया, नोट्स बना के, स्टेटमेंट एनालिसिस करके, मोर देन एनफ। आपको अप, आपको अपने आप को प्रैक्टिस करनी है कि यूपीएससी जैसे सवाल पूछता है उसको सॉल्व करने के टेक्निक्स को इंक्रीज करना है, तो आप बस उनको सॉल्व करिए और उनके स्टेटमेंट्स के एनालाइज करके उन टॉपिक्स को कंप्लीट करिए, दैट्स इट। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन छूटा हो कोचिंग से रिलेटेड तो वो कमेंट कर देना, जब मैं अगले किसी टीचर टॉपर से बात करूं तो आपके उस टॉपिक पे बात कवर हो पाए। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।